जगलपति ज्योतिष जन कल्याण समिति के अंतर्गत चलने वाला भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद आईकास चेन्नई से ज्योतिष का जो पाठ्यक्रम है उसकी आज नवीन सत्र जून जुलाई 2025 का हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि अभी तक हमारे पास लगभग नवीन सत्र के लिए, पुराने सत्र में तो बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं ही ऑलरेडी, नवीन सत्र में भी हमारे पास अभी 15 स्टूडेंट्स अपनी स्वीकृति दे चुके हैं और बाकी भी अपेक्षा है कि अभी और आएंगे। काफ़ी लोगों से बात हो चुकी है। आईकास जब भी कोई कार्य प्रारंभ करते हैं हम तो सबसे पहले गणेश जी को स्मरण करते हैं। तो आइए सबसे पहले भगवान गणपति को प्रणाम करें और आज की कक्षा के डेमो क्लास के श्री गणेश करें। वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेनो अरुणकुसुममाला ध्यालयन्नोपवीति मम हृदये निवासं श्रीगणेशं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमः स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए हम सभी, क्योंकि नवीन सत्र है, हालांकि हम इस नवीन सत्र के लिए पूजा विशेष अलग से रखते हैं। जो पूजा हमारी 14 जुलाई 2025 सोमवार को ऑफलाइन रूप में होगी, जिसमें जो बाहर से हैं उनको ऑनलाइन भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। आज आप सब लोग जुड़े हैं तो आपके मन में सबके आईकास क्या है, इससे पहले कुछ परिचय भी होता है, परिचय सत्र भी है। शुरुआती 4-5 बात कहकर कि हम अपना परिचय प्रारंभ करेंगे और आईकास का विस्तार में परिचय आपको बाद में देंगे। भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, चेन्नई की शाखा, चैप्टर ग्वालियर। डॉक्टर वी रमन साहब ने इसकी जो प्रारंभ किया था 1972 में और अध्यापन के रूप में 1984 से रजिस्टर्ड कराया। पहले साउथ में, दक्षिण भारत में इसका श्री गणेश हुआ और वहां से उनके प्रथम शिष्य एन राव निकले, जिन्होंने भारतीय विद्या भवन दिल्ली में कोर्स को प्रारंभ किया सरकारी उपक्रम के साथ। और दूसरे नंबर पर जस्टिस एस.एन. कपूर साहब, जो हमारे नॉर्थ से थे, और सुरेंद्र कपूर जो जज थे, और हमारे महेंद्र नाथ केदार साहब जो कि ऑडिट ऑफिसर थे। इन्होंने नॉर्थ में इस ज्योतिष आईकास को स्थापित किया। इसके बाद ज्योतिष के चैप्टर सेंटर्स बढ़ते चले गए। नोएडा चैप्टर की स्थापना हुई। नोएडा में श्री प्रदीप चतुर्वेदी जी राज्यसभा मेंबर सचिव हैं। उनसे संपर्क में आकर के हमने ग्वालियर में सन 2012 में इस चैप्टर को स्थापित किया। सभी ज्योतिष सहयोगियों के माध्यम से आज तक यह चैप्टर चल रहा है और इसमें सभी हमारे जो सदस्य हैं, फैकल्टी मेंबर हैं
और ज्योतिष जिज्ञासु हैं और ज्योतिष पढ़ने वाले हैं, ज्योतिष पढ़ाने वाले हैं, सभी का बहुत योगदान है। ऐसा मैं कहूँ कि मैं अकेला इसको रन कर पा रहा हूँ, ये बड़ा ही मुश्किल सब्जेक्ट है। हाँ ठीक है कि मैंने इसको स्थापन करने के लिए ग्वालियर में बाकी सब कामों को एक तरफ करते हुए केवल आईकास को ही प्रायोरिटी दिया। निवाची विश्वविद्यालय में ज्योतिर्विज्ञान फैकल्टी के रूप में कार्यरत था, उसको छोड़ करके मैंने आईकास को प्रायोरिटी दी, क्योंकि आईकास में जो पढ़ने आते हैं वो अब तक मैंने जो पाए हैं वो प्रबुद्ध वर्ग के लोग आते हैं। जज हैं, वकील हैं, उद्योगपति हैं, कलेक्टर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं और गृहिणी हैं, सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं, बैंकों से रिटायर्ड हैं, बैंकों में हैं, ऑडिट ऑफिसर हैं, सभी बुद्धिजीवी वर्ग, और विशेष करके वो सीखने के लिए आते हैं। हमने अब तक पाया कि 95% लोग इसलिए नहीं आते कि उनको कोई डिग्री चाहिए, उनको कोई डिप्लोमा चाहिए, उनको कोई प्रमाण पत्र चाहिए। वो ये जानना चाहते हैं कि वाकई में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ज्योतिष का अध्ययन अध्यापन कहाँ होता है, जो हमारे मन में ज्योतिष को जानने की इच्छा है, ज्योतिष को किस प्रकार से हम अपने जीवन में अप्लाई करें, और क्या वाकई में ज्योतिष विज्ञान है और कोई ऐसी संस्था है जो सिखाती है। क्या ऐसा तो नहीं कि आपको नकल करा के आगे पढ़ा देती है, या आप पढ़े ना पढ़े आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दे देती है, तो ऐसी संस्था आईकास नहीं है। यहाँ जब आप आए हैं तो हमारा मुख्य ध्येय रहेगा कि आप पढ़ें, और आपको पढ़ाने के लिए, आपको सिखाने के लिए जो भी हमसे बन सकेगा, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, जहाँ जैसी जैसी जिज्ञासा होगी व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपको सदैव देंगे। हमारी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो इतने ही समर्पित हैं कि कभी भी कोई भी इस प्रकार अपेक्षा करता है कि सर या मैडम हमको ये समझ में नहीं आया, तो वो उसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास भी उनको देते हैं कि आप आइए, बस सीखिए, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य सिखाना है। तो मैं प्रमेंद्र चतुर्वेदी, आईकास ग्वालियर चैप्टर चेयरमैन, यहाँ आप सभी के बीच हूँ, और इसी के साथ हमारे अन्य फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनका भी मैं परिचय बता देता हूँ। किशोर चतुर्वेदी जी अपना परिचय दें। किशोर चतुर्वेदी जी रहे हमारे यहाँ 2016 में ज्योतिष प्रवीण, विशारद, वास्तु, हस्तरेखा, नाड़ी, तब से कंटिन्यू करते आ रहे हैं और तब से पढ़ा भी रहे हैं, और अभी भी विशेष सब्जेक्टों को ये पढ़ा रहे हैं। 22 चैप्टर चेयरमैन की हैसियत किशोर चतुर्वेदी। जय गणपति सर। जैसा कि अभी गुरुजी ने आप सभी को आईकास की पृष्ठभूमि के बारे में बताया, आईकास एक ऐसी संस्था है जिस पर आप ज्योतिष की विद्या के लिए, ज्योतिष के सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। ऐसा हम खुद स्वयं नहीं कह रहे हैं, आप हमारे पूर्व में पढ़े हुए छात्रों से और जितने भी यहाँ से पास आउट कर चुके हैं उनसे इसके बारे में जान सकते हैं। जहाँ तक परिचय की बात है, मैंने सन 2014 में यहाँ से ज्योतिष प्रवीण, उसके बाद विशारद और नाड़ी अंध कोर्स यहाँ से किए, और उसके करने के बाद मैं लगातार यहाँ पर शिक्षण का कार्य कर रहा हूँ। विशारद तक के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें जो गुरुजी जब भी कोई आदेश देते हैं तो वो मैं आपको पढ़ाने के लिए यहाँ तत्पर रहता हूँ। वैसे मैं शासकीय कर्मचारी मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ, और जहाँ तक शौक इसकी बात है तो मैं अपने सर्विस के साथ साथ भी अपने शौक को पूरा कर रहा हूँ। शाम को ऑफिस से आना और ऑफिस के आने के बाद अगर क्लास है तो क्लास को लेना और फिर अगली क्लास के लिए तैयारी करना, किसी कोई डाउट है तो डाउट को क्लियर करना, ये कार्य निरंतर लगभग 2014 से मैं करता चला आ रहा हूँ। तो आज मैं आईकास के 22 चैप्टर चेयरमैन की हैसियत से कार्य कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ आप सभी को हमारे इस परिवार से जुड़ने में बड़ा ही आनंद आएगा। जय गणपति। जय गणपति। और इसी बीच में हमारे बीच में है भावना शुक्ला जी, जो हमारी सीनियर फैकल्टी है, और उन्होंने भी हमारे यहाँ से ज्योतिष विशारद किया और उसके बाद
एक कठिन सब्जेक्ट जो कि भावना जी आप हैं तो आए, एक कठिन सब्जेक्ट जो कि जेमिनी है उसको पढ़ा रही है। भावना शुक्ला जी हैं, अभी मुझे दिखती थी, शायद अभी नहीं होगी। और दूसरे भावना जी आप हैं क्या, आप आए और अपना वीडियो ऑन करके थोड़ा परिचय दें। जी जी जी, वो एकदम कट गया था। कोई बात जी, तो सभी को प्रणाम है, गुरुजनों को और जो साथी हैं लोगों को कि जय गणपति की। जो नए लोग आए उनका वेलकम है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी संस्था है। आईकाश जो है वो साइंटिफिक बेसिस लेके चला है ज्योतिष के लिए, जो कि हम समझते नहीं थे, पहले मैं भी नहीं समझती थी कि वैज्ञानिक आधार भी हो सकता है कुछ, लेकिन यहाँ के जाना कि बहुत ही जबरदस्त इसमें संभावनाएं भी हैं आगे और भी सक्सेस की। तो आप लोग जो भी आए सबका वेलकम है। मैं भावना शुक्ला लाइब्रेरियन थी माधव महाविद्यालय में यहाँ, तो 2018 में मैंने ज्वाइन किया था, फिर 2020 में मैंने यहाँ कंप्लीट किया विशारद। अब मैं यहाँ अपना जैमिनी ज्योतिष पढ़ाती हूँ। छोटा सा मेरा परिचय है। धन्यवाद। तो भावना जी हमारे यहाँ काफ़ी समय से जुड़ी है, किशोर सर के साथ साथ जुड़ी है, और एक कठिन सब्जेक्ट जो कि जेमिनी ज्योतिष है उस पर विशेष करके अध्यापन कराती है। हमारे बीच एक और फैकल्टी है रुचि भाटिया, जिन्होंने बड़ौदा से है और उन्होंने हमारे यहाँ से ज्योतिष विशारद किया, और इस समय बहुत ही रुचिकर विषय, क्योंकि वो रुचि उनका नाम है तो विषय भी बड़ा रुचिकर है, दशा गोचर, क्योंकि बिना दशा गोचर के आप प्रेडिक्शन करने में माहिर नहीं हो सकते। तो रुचि जी आए, अपना परिचय दें। जय गणपति की गुरुजी। सबसे पहले सभी गुरुजनों को सादर नमन, और आप सभी न्यू स्टूडेंट्स का हमारे आईकास ग्वालियर चैप्टर में स्वागत है। मेरा नाम रुचि भाटिया है, और जैसा कि गुरुजी ने बताया कि मैं प्रवीणा में दशा गोचर सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगी। रुचि और ग्वालियर चैप्टर के बारे में इतना ही कहना चाहूंगी कि जब मैंने भी ज्वाइन किया था तो मैं की बातें राशि नक्षत्र किसी के भी बारे में नॉलेज नहीं, पर यहाँ इतना अच्छा उनका सपोर्ट रहा कि आज एज अ फैकल्टी मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। टीचिंग मेरा पैशन है, एस्ट्रोलॉजी बहुत बहुत पसंद है। मतलब एक कुंडली अगर ना कर लूँ ना डिटेल में दिन में, तो ऐसा लगता है दिन अधूरा रह गया, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। तो पढ़ना पढ़ाना दोनों बहुत पसंद है, और आईकास ग्वालियर चैप्टर से ही मैंने विशारद वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किया। यहीं पर मैम से केपी एस्ट्रोलॉजी सीखा है। इतनी श्योरिटी आप लोगों को दे सकती हूँ कि आप लोग आइए, आप लोग अपना 40% देंगे तो 60% हमारी तरफ से बिल्कुल आपको मिलेगा। थोड़ी मेहनत हमारी, थोड़ी मेहनत आपकी, हड़बड़ी मत कीजिए। बस एक है ना, एक के कहते हैं ना, एक मार्क, एक एम को पकड़ के चलिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस है वो बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से सब कुछ सिखा दिया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ साथ में लेकर चला जाएगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पर आप सब अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखिएगा। जय गणपति की गुरुजी। जय गणपति। जैसा कि रुचि जी ने कहा, धैर्य रखना होगा ज्योतिष सीखने के लिए। वैसे भी कोई भी कार्य करने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि धैर्य से कार्य किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। हमारी अगली फैकल्टी के रूप में है अब धर्मेंद्र भारद्वाज जी, जो इन्होंने हमारे यहाँ से ज्योतिष विशारद हस्तरेखा आदि कोर्स किए हैं। तो धर्मेंद्र जी आए, अपना छोटा सा परिचय दें। जय गणपति। सबसे पहले गुरुजन को आपको कोटि कोटि प्रणाम। मेरे जितने भी गुरुजन बैठे हुए हैं उनको भी प्रणाम। मैं 2021 और 22 में यहाँ पर ज्योतिष सीखने आया था, पता कि कोई उनको मिल जाए ज्योतिष सिखाने वाला, तो मेरा परिचय ज्योतिष से हुआ। तो उन्होंने प्रवेश किया, और ये सोने चांदी का व्यवसाय है, और मेरे को ज्योतिष के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ABCD से मैं शुरू हुआ, और अच्छे से मेरे को पढ़ा। वहीं से मैंने प्रवीण वन किया, विशारद करा, हस्तरेखा करी, और नाड़ी भी कर लिया मैंने, और केपी एस्ट्रोलॉजी भी करी हुई है। तो इसमें हम, और लगभग पिछले 5 सेमेस्टर से गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं अष्टक वर्ग और षटबल और मेंदनी ज्योतिष पिछले 1 सेमेस्टर से पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पर
आपको ये विश्वास दिला सकते हैं कि जब आप किसी के अंदर ललक होती है, जागरूकता होती है, तो वो क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता। तो हमारे यहाँ जो जितने भी फैकल्टी है, हमारे सीनियर हैं, जूनियर हैं या सहपाठी हैं, वो हमेशा के लिए आपके सवालों का समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। कभी भी आप अपने सवाल, ज्योतिष संबंधी सवाल आप पूछ सकते हैं, हम पूरा प्रयास करते हैं और बहुत साधारण और ढंग से हम समझाने का प्रयास करते हैं जो आपके दिमाग और मन मस्तिष्क में चित्र की तरह अंकित हो जाए। कभी कभी हम उदाहरण से भी, जैसे गुरुजी हमारे बताते हैं अक्सर, कभी गानों के तर्ज पर बताते हैं, कभी भजन के तर्ज पर, वो चीज दिमाग में बैठ जाती है। तो ऐसी अभिलाषा, ये आईकास बहुत अच्छा मंच है। यहाँ तक ग्वालियर में जितने भी आए, आपका सबका स्वागत है। और ये मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि हमारे सारे फैकल्टी जन आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। और जैसे रुचि मैडम ने बताया कि आप अपना 40% देंगे तो हम भी आगे 50% देंगे और काफी अच्छा सिखा सकते हैं। ये छोटा सा परिचय है। जय गणपति। जय गणपति। अभी हमारी एक और फैकल्टी उड़ीसा से हैं, जयलक्ष्मी साहू, जिन्होंने हमारे यहाँ ग्वालियर में उनके हस्बैंड एयरफोर्स में रहे, तो उस समय एडमिशन लिया था, कोरोना काल चल रहा था, और सीख करके आज बहुत अच्छा ज्योतिष पढ़ा रही हैं। तो अगर जयलक्ष्मी जी हैं तो आए सामने। जय जगन्नाथ गुरु जी, जय गणपति की सभी को। मैं जयलक्ष्मी साहू उड़ीसा से एक गृहिणी थी, बट महाप्रभु जी की कृपा और सारे गुरुजनों की और गुरु जी की कृपा से यही ग्वालियर आईका से 2021 में एडमिशन ली थी और अपना शिक्षा कंप्लीट करके आज मैं गुरु जी के आशीर्वाद से एक सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, विवाह मिलापक। और मैं एक ही चीज बताना चाहूंगी, एक ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है और ये इसको हम आध्यात्मिक से भी जुड़ सकते हैं। जैसे महाप्रभु जी का आज, जगन्नाथ जी का उड़ीसा में आज बाहुड़ा यात्रा है। बाहुड़ा यात्रा यानी वो 9 दिन के लिए अपने मौसी माँ के घर जाते हैं और आज अपने गृह के लिए प्रस्थान करते हैं। और आज ही के इतने शुभ मुहूर्त पर, शुभ दिन पर गुरुजी ने जो आज आप लोगों से जो एक मीटिंग रखवाई, इसका मतलब आप लोग भी आईकास से उसी दिन जुड़े और इस परिवार से, ग्वालियर चैप्टर से इसी दिन जुड़े, ताकि वो जो हमारा जो संबंध है ना, वो बहुत आगे तक चले। बस इसी के ही कामना करूंगी। जैसे भक्त और भगवान का जैसे जुड़ाव होता है, जैसे उनका जैसे भावना पूरा चित्त जैसे पूरा साफ होता है, वैसे ही गुरु और शिष्य का अगर मन भी और दिल भी साफ रहे तो हाँ, आपस में मतलब मन अगर मिल जाए तो बहुत आप भी आगे जाएंगे और आपके साथ साथ हम भी जो पढ़ा रहे हैं और सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, आपके साथ साथ हम भी आगे जा सकते हैं। जय गणपति की। जय गणपति की। फैकल्टी के रूप में शिवानी जी हैं, अलका जी हैं, शायद उपस्थित नहीं है अभी, और भी हमारे बहुत फैकल्टी हैं, सबका हम परिचय धीरे धीरे देंगे। और मुख्य फैकल्टी के रूप में, फैकल्टी तो है ही, एडमिनिस्ट्रेशन आपका पूरा वही संभालती है, और जिनसे आपकी अभी एडमिशन के संबंध में पिछले दिनों से बात हो रही है, तो आरती शर्मा जो यहाँ से ज्योतिष विशारद की है, हस्तरेखा की है और पढ़ा रही है और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं। तो मैं आरती शर्मा से कहूँगा कि आएँ और अपना परिचय सभी को, जिससे कि सब आपको पहचान लें, क्योंकि सारा कुछ आपके माध्यम से ही होता है। आरती। जय गणपति की सभी को। जैसे कि आप सब लोग मेरे से पहले से परिचित हैं, आरती शर्मा नाम है मेरा और मैं यहाँ पे एडमिशन्स का सारा कार्यभार देख रही हूँ। वैसे तो मैं भी बहुत बेसिक्स नहीं जानती थी, धीरे धीरे मैं यहाँ पे इतना कुछ सीख गई हूँ कि आज फैकल्टी में इतनी इम्पोर्टेंट जगह मिल गई है मुझे और सर के सानिध्य में रहकर बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज भी सीख रही हूँ क्योंकि आज भी स्टूडेंट हूँ, आज भी मेरे को लगता है कि कुछ सीखना चाहिए और मैं अभी भी सीखने की इच्छुक हूँ। जैसे कि हम सब लोग यहाँ पे जुड़े हैं और हमारी जयलक्ष्मी ने बताया है कि आज कुछ स्पेशल हो रहा है और सबसे बड़ी चीज है कि हम स्पेशल ही है क्योंकि हम ज्योतिष सीख रहे हैं। हम एक ऐसी धर्म प्रचार
संस्था से जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों की भ्रांतियां दूर करेगा, जो लोगों के बंद नेत्रों को खोलेगा कि हम क्यों जन्म लिए हैं, हमें किन भावों की वजह से, किन कर्मों की वजह से इस तरह के ग्रह नक्षत्र प्राप्त हुए हैं, हम क्यों किसी दूसरे से व्यक्ति से मिलते हैं, कोई हमारा ले गया तो क्यों ले गया, कोई हमें दे गया तो क्यों दे गया, किन ऋणाणु बंधन से हम बंधे हैं, जो आज एक मंच पर इतने सारे लोग एकत्रित हो गए। तो कहीं ना कहीं हमारा किसी प्रकार का ऋणाणु बंधन है, हम एक बंधन में बने हैं, मित्र, गुरु, शिष्य, किसी भी बंधन की वजह से आज हम मिले हैं, और हम एक साथ मिलकर एक ऐसे वेदांग को पढ़ रहे हैं जिससे हम आगे जाके अब एक नहीं, हजारों लोगों के नेत्र खोलेंगे, हजारों लोगों की भ्रांतियां दूर करेंगे। तो ज्योतिष का जो बहुत बहुत ही विशेष विषय है जिस पर आप लोग अध्ययन करने आए हैं, और गणेश जी का आशीर्वाद है आपको, आप सभी लोग एक भावी अच्छे जोशी निकले। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और सर से बोलूंगी कि बताइए प्रोग्राम में आगे किसी का क्या है। जय गणपति। तो ज्योतिष, जैसा कि बताया, ज्योतिष जीवन जीने का मार्ग है। अभी आवाज नहीं आ रही? हेलो, अच्छा। ज्योतिष जीवन जीने का मार्ग है। जब जब मानव जीवन में हताशा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन आता है, तो हम ज्योतिष के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ को जानते, और ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों के द्वारा ये कि हमारा ये क्यों है और ऐसा क्या है, कि और थोड़ा सा हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं, और जीने की राह मिल जाती है, और हम तो जीते ही जीते हैं और लोगों को भी जीने की प्रेरणा देते हैं। तब हमारे मन में बस एक ही बात आता है, दुनिया में कितने गम है, मेरा गम तो सबसे कम है। तो परेशान हर व्यक्ति है, लेकिन जब आप इस विधा में आते हैं, इस क्षेत्र में आते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी परेशानी तो कुछ नहीं है। आप तो ईश्वर की शरण में है, कोई कृष्ण की शरण में है, कोई जगन्नाथ जी की शरण में है, कोई गणपति जी की शरण में है, सब किसी ना किसी इष्ट की शरण में है, और वो इष्ट उनको पार कर रहा है। तो आइए, हमारे कुछ और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ उपस्थित हैं, उनको, जो कि प्रवीण सेकेंड में आ गए हैं और विशारद में आ गए हैं, उनमें से एक एक करके सभी से केवल नाम, काम, धाम बताएं, और थोड़ा सा अपना 2 मिनट का परिचय दें कि आपको यहाँ कैसा लगा। तो मैं बताऊंगा कि शोभा साहू आप आए और बताएं। शोभा जी। जय गणपति की गुरुजी। मैं एक्चुअली अभी कार में हूँ, थोड़ी देर बाद आपको, मैं बाहर से आ रही हूँ, तो ठीक से बता नहीं पाऊंगी। हेलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हेलो। ओके ओके ओके। अंकित चौरसिया जी हैं जो प्रवीण कर चुके हैं। मैं कहूँगा कि आप आए अंकित जी, अपने बारे में बताएं, और आपको ग्वालियर आईकास्ट कैसा लगा। हेलो, नमस्कार जी। सुन पा रहे हैं सर मुझे? जी जी सर। सबको पहले तो जय गणपति। और आपका कैमरा नहीं आ रहा, चित्र नहीं। सॉरी सर, सॉरी। सॉरी सर, मोबाइल से ज्वाइन किया है। बताइए आपको कैसा लगा। जय गणपति। सर बहुत अच्छा, अभी मतलब शुरू ही की है मैंने अपनी जर्नी। अब ज्योतिष प्रवीण 2 में आया हूँ, और मतलब सेमेस्टर 2 में, और अब तक तो जर्नी अच्छी रही है, काफी कुछ सीखने को मिला, और मतलब पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था मुझे ज्योतिष में, और यहीं से शुरुआत हुई है। तो अभी तो बहुत कुछ है सीखने को, तो बस आशा करते हैं कि और चीजें सीखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार और भी कोर्सेस में ज्वाइन किया है। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच पिछले सेमेस्टर से अनुभा कुमारी जी हैं। अनुभा जी आप आएँ और अपने बारे में बताएं, आपको यहाँ आईकास्ट ग्वालियर में पढ़ के कैसा लगा है। अनुभा कुमारी। अनुभा जी सुन पा रही है? अच्छा,
एक छोटी स्टूडेंट है हमारे यहाँ जो पहले से पढ़ रही है, प्रवीण कर चुकी है, मानवी चौहान। मानवी जी आप आए, बताएं अपने बारे में। जी गुरुजी, जय गणपति जी। गुरुजी जय गणपति जी सभी को। मैं मानवी चौहान। मैं मानवी चौहान, प्रवीणा प्रवीणा सेकंड की छात्रा हूँ। मैंने प्रवीणा सेकंड के एग्जाम देती है। मैं विशारद 1 में आ गई हूँ और मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा है। मैंने कुछ नया सीखा। बीकॉम के साथ साथ मैं एस्ट्रोलॉजी भी कर रही हूँ और ये नया है मेरे लिए बहुत, और मैं नया सीख भी रही हूँ। धन्यवाद। तो अभी छोटी है और बोलने में थोड़ा सा हिचकती है, कोई बात नहीं। हमारे बीच में अभी कुछ पुराने छात्रों में मोनिका मल्होत्रा है, वो आए अपने बारे में बताएं। जय गणपति जी। हाँ जी, जय गणपति जी। मेरा नाम मोनिका मल्होत्रा है, मैं भोपाल से हूँ। मैंने प्रवीण फर्स्ट का एग्जाम दिया और अब मैं प्रवीण सेकंड में आई हूँ। और मेरे को यहाँ पर पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आप लोगों ने इतना टायरलेस एफर्ट दिया है टीचिंग में, और इतना कॉन्सेप्ट्स हमारे क्रिस्टल क्लियर करे हैं। बहुत डेडिकेशन के साथ आप लोगों ने हम लोग को पढ़ाया है, और यहाँ पर पढ़ के काफी नॉलेज गेन हुई है, काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। और जब भी कोई प्रॉब्लम आई, कोई डाउट हुआ, तो सबने डाउट्स को तुरंत ही क्लेरिफाई किया है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये आईकास ग्वालियर चैप्टर को चूज किया एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए। और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द गुरुजी एंड ऑल द मेंटर्स हियर। थैंक यू सो मच। जय गणपति की। धन्यवाद। हमारे बीच में राजेश मेवाड़ जी हैं, वो अपने बारे में बताएं। जय गणपति गुरुजी। जय गणपति गुरुजी। जय गणपति, जय गणपति। अभी जस्ट मैं ज्योतिष प्रवीण फर्स्ट का एग्जाम दिया है और मतलब मैं काफी अच्छा लगा मेरे को। और मतलब इतना मुझे पता नहीं था ज्योतिष में, मतलब वैसे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और थोड़े से टाइम में काफी जाना है, मतलब काफी जाना है। वो काफी भी बहुत कम है वैसे तो, लेकिन मेरे हिसाब से वो धीरे धीरे जो 6 महीने में हमने जनवरी से जून में किया, और मैंने थोड़ा सा मतलब कि एफर्ट्स भी कम किए हैं। थोड़ा सा कुछ घर की परेशानी थी, घर में मेरे दादी वगैरह बीमार रहे, और फिर भी मैंने जैसे तैसे एग्जाम दिया है। और मैं सभी टीचर्स, सभी गुरुजनों को थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मतलब कि इतने टिपिकल सब्जेक्ट को काफी इजी वे में हमें समझाया। और जो बुक्स हैं वो भी काफी अच्छी हैं, और पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। मतलब कि स्पेशली हमारे गुरुजी और हमारे मतलब कि जो मैथ्स पढ़ाने वाले सर हैं हमारे, और आरती मैम का और गुरुजी का, तो वो और इतने टिपिकल सब्जेक्ट को इतने अच्छे से पढ़ाया है, वो आई एम थैंकफुल टू फॉर दैट। धन्यवाद। आगे ऋतु कुलश्रेष्ठ जी हैं। ऋतु जी आप आए, बताएं। आपका हालांकि एडमिशन आप बहुत लेट आए थे, लेकिन फिर भी आपने जो अनुभव किया हो। मैं ऋतु कुलश्रेष्ठ। वैसे मैंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह में जब जब फुर्सत हुई घर से तो पढ़ाया। मेरे को बहुत अफसोस इस बात का है कि मैंने ये ज्योतिष बहुत लेट ज्वाइन किया, और यहाँ आकर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया। मैंने इतने साल निकाल दिए और मैं ये पढ़ाई आराम से कर सकती थी। इतना अच्छा हमारे गुरुजी लोग हैं। जितनी बार भी मुझे डाउट आया, मतलब मैंने इतनी बार एक एक क्वेश्चन शायद 2-2 3-3 बार पूछा होगा, और उन्होंने आराम से बताया। कभी कोई मुझे ये नहीं लगा कि कोई किसी को इरिटेशन हो रही है या कुछ हो रहा है। हमारे प्रवीण सर जी और किशोर सर जी मतलब हमेशा मेरा डाउट क्लियर किया। तो मेरे को बहुत खुशी है कि मैंने यहाँ ज्वाइन किया, और यहाँ से मैंने अभी प्रवीण 1 किया है, और अब मैं प्रवीण 2 में हूँ। और नॉलेज का जो अथाह भंडार है वो मुझे यहाँ से मिलेगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अवर ऑल गुरुजीज, आरती मैडम, अलका मैडम, देवयानी मैडम, और किशोर सर एंड प्रवीण। थैंक यू सर।
हमारे बीच कंचन रानी शर्मा है, जिन्होंने प्रवीण फर्स्ट में एडमिशन लिया है, लेकिन वो पहले भी हमारे यहाँ पढ़ चुकी है। तो अपना परिचय देते हुए बताएं आप। कंचन रानी। जय गणपति जी गुरु जी। सबको प्रणाम। गुरु जी, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि मेरे लिए तो जैसे औरों के लिए भी ये सब्जेक्ट बहुत ही नया था, जो मैंने पहले भी पढ़ा आपसे, और मैंने पहले एस्ट्रोलॉजी का लिया था, प्लान किया था, लेकिन मुझे लगा कि एक जिंदगी एक जीवन इसके लिए काफी नहीं है, तो मैंने वो छोड़ दिया था आइडिया कि नहीं, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर मुझे पता नहीं, फिर से कुछ चीज मुझे वापस खींच के लाई है कि वापस से मैं करना चाहती हूँ। और गुरुजी, आपके साथ तो मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं किस तरह से कनेक्ट होती हूँ। मतलब मेरा बहुत ज्यादा, मेरी तरफ से बहुत आभार है आपके लिए। मैं बता नहीं सकती कि मैंने कुछ भी, मुझे नहीं पता था, मुझे लगता नहीं था मैं इसमें जा पाऊँ, बट आपका जो डेडिकेशन है ना, मैंने आपको देखा है कि कम नंबर हो स्टूडेंट्स के या ज्यादा हो, आपका जो डेडिकेशन है ना सर, मैं बता नहीं सकती है कितना अच्छा है। और मैं खुद सीखती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूँ, तो मैं इसमें बहुत मन से जाना चाह रही हूँ, और मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से पूरी कि मैं इसको मतलब अच्छे से कर पाऊँ। तो यही है मेरा सर। थैंक यू। आपने एजुकेशन क्या किया और कहाँ रह रही है सर? गुरु जी, मैं दुबई में बेस्ड हूँ। मैंने एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, फिर मैंने एमबीए 2020 में जब कोविड आ गया तो मैंने एमबीए भी अपना कंप्लीट किया। और ये मेरी इस तरफ जर्नी 2021 में शुरू हुई गुरु जी, जब मैंने योग पहले किया, योग का फिर मैंने टीचिंग किया, फिर पता नहीं कहाँ से मुझे एस्ट्रोलॉजी पता चली, फिर वहां से वास्तु, तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी, बट मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा लंबा करूं, अच्छे से पढूं, और बस कुछ किसी के लिए, सबके लिए करना चाहती हूँ, अगर हो पाएगा तो। यही मेरी कोशिश है गुरुजी। धन्यवाद। अब हमारे बीच में जो नए स्टूडेंट्स हुए हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि वो अपने नाम, काम, धाम 3 चीज़ें बता दें कि वो क्या नाम है, क्या काम करते हैं और क्या कहाँ रहते हैं, और ज्योतिष सीखने के मन में क्यों आया। तो सबसे पहले जो मुझे नाम दिख रहा है वो यहाँ दिख रहा है, गीतिका शर्मा। गीतिका जी, आप बताएं कि आप। गीतिका शर्मा। हेलो हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम गीतिका है और मैं इंदौर से मेरी पढ़ाई हुई है, और मैंने अपना ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में किया है। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पिछले 11 साल से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे ही वर्क है मेरा। और एस्ट्रोलॉजी में अभी मेरा मतलब वैसे तो इंटरेस्ट बहुत टाइम से था, बट क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट रही हूँ, हर चीज साइंस की तरह देखना चाहती हूँ कि पानी क्यों गिरता है, ओशन में पानी क्यों है, यहाँ पे पानी क्यों है। वैसे ही मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट ही आया कि हमारे साथ जो होता है कुछ तरह से ऐसा क्यों होता है, मतलब कौन सी चीजें हमको इन्फ्लुएंस करती हैं। तो उसका साइंस जानने के लिए मेरी एक क्यूरियोसिटी हमेशा से थी, तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया। और होपफुली मतलब मुझे लगता भी है कि मैं अच्छी स्टूडेंट रहूंगी। बिल्कुल, आप अच्छे स्टूडेंट रहेंगे, क्योंकि आप जिज्ञासु हैं। ज्योतिष में जिज्ञासुओं की जरूरत है। आपकी जिज्ञासा को शांत करने का हम लोगों का एक प्रयास रहेगा कि आप जो भी प्रश्न करें वो हम आपको वैज्ञानिक तरीके से समझा पाएंगे। धन्यवाद, आपका आने के लिए स्वागत है। और डॉक्टर वेदांत, डॉक्टर वेदांत पहलाज पहल। नमस्कार सर। हाँ जी, आपका सर। मेरा नाम डॉक्टर वेदांत पहलाजानी है। अच्छा, और मैं भोपाल से हूँ। आपसे मेरी बात हुई थी गुरुजी। थोड़ा सा मैंने अलग अलग जगहों से ज्योतिष पढ़ी है, मगर जब मेरी बात हुई आरती मैम से, तो आरती मैम ने मुझसे कहा कि जो आपने पढ़ा है और जो रियल में कोर्स है वो उसमें बहुत फर्क है। तो इसलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया कि इस बार मैं पूरी तरीके से लोगों से ज्ञान दूंगा, और इसमें काफी इंटरेस्ट है मुझे इस टॉपिक में। तो आई होप बहुत अच्छी जर्नी रहेगी सर। हाँ, आप भोपाल से हैं? जी सर, मैं भोपाल से हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है, धन्यवाद। तो हमारे बीच में आए हैं अनिल साइनी जी। आप आए और अपना परिचय दे दें। न्यू स्टूडेंट अनिल साइनी जी। नहीं सुन पा रहे तो मैं अगले बताता हूँ। भानु प्रताप शर्मा जी, जो आप न्यू स्टूडेंट हैं ग्वालियर डबरा से। भानु प्रताप शर्मा। जय श्री राम सर।
जय गणपति। मैं मानवता शर्मा हूँ, साबे से बात करता हूँ। इसमें के माध्यम से मेरा ज्योतिष में थोड़ा रुचि पहले से थी, परंतु उतना वो नहीं था। उनके माध्यम से मुझे आगे जाने का अवसर जो प्राप्त हो रहा है, तो बड़ा ही उत्साह हुआ हूँ मैं इसमें। तो आगे और करने का प्लान चल रहा है, तो देखते हैं क्या इच्छा है राम से। आपका स्वागत है, धन्यवाद। नीता गुप्ता जी हैं आगरा से, डॉक्टर नीता गुप्ता। मैं चाहूंगा कि आप आए, 2 शब्द अपने परिचय के बारे में दें और आप ज्योतिष में क्यों आए। डॉक्टर नीता गुप्ता। आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। मैं सभी लोगों का मेरा सादर प्रणाम, गुरु जी को हार्दिक नमन। मैं डॉक्टर नीता गुप्ता आगरा से हूँ। यहाँ एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज है, वैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय, वहां से मैं प्राचार्य के पद पे रिटायर हुई हूँ 2022 से। और इससे पहले मेरा विषय रहा है गृह विज्ञान, पर ज्योतिष के प्रति मेरा बहुत लगाव कई वर्षों से था, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं कभी कुछ सीखने का भी मुझे कोई रास्ता मिलेगा। पर एक गुरुजी की एक कलीग्स हैं, उनसे मेरी 2 मिनट कुछ बात हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। तो मैंने प्रयास किया, उन्होंने ही मुझे लिंक किया। करने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा शायद बहुत पुराना संबंध है आपसे। तो मैं प्रयास करूंगी कि मैं अपना जो नई एक जर्नी जो मेरी रिटायरमेंट के बाद मैंने शुरू की है, इसमें मैं सफल हो पाऊं। बस मुझे अंदर से थोड़ा यही है कि क्या ऐसी हमारी जीवन की नक्षत्र हैं जो दशाओं को चेंज कर देते हैं। इसमें मैं अंदर प्रवेश करके ये जानना चाहती हूँ कि जीवन का आधार, जीवन की सत्यता इन नक्षत्रों से कैसे जुड़ी है, कैसे इनसे हम बाहर आ सकते हैं, और कैसे ये हमारे जीवन पर इतना ज्यादा प्रभाव डालते हैं कि हमारी लाइफ बिल्कुल चित और पट दोनों हो सकती हैं। बस यही जानने की एक जिज्ञासा ने ही मुझे गुरुजी के पास भेज दिया है। मैं आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि मुझे इसमें सहयोग करके सफल बनाएं, और मैं अपने जी जान से कोशिश करूंगी कि मेरी ये नई जर्नी बिल्कुल सफलतापूर्वक चले। थैंक यू। धन्यवाद। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपका जो भी मन में प्रचार चल रहा है उसका सबका समाधान पूरी तरह से हो। अभी हमें दिख रहे हैं संजय बिंदल जी। संजय बिंदल जी, आप आए और अपने बारे में बताएं। संजय बिंदल जी। जय गुरु जी, जय गुरुदेव। आप सभी गुरुजनों को जय गणपति। मैं संजय बिंदल, मैं अभी रिटायर्ड हूँ सर। पहले यहाँ लोकल जेके टायर में था, काम करता था, और अभी रिटायर होकर लास्ट ईयर एक जिज्ञासा थी इस ज्योतिष के बारे में जानने की, तो उसी के उसमें मैं सोच रहा था कि अगर इसको कुछ पढ़ूंगा समझूंगा तो ये एक जर्नी है जो चलती रहेगी, और जो उसमें सीखेंगे उसमें कितना आप सबसे आपका कंट्रीब्यूशन के बगैर नहीं हो पाएगी। वो सीख करके, समझ करके और इस पे आगे बढ़ेंगे। बस यही कहना, इसी सोच से मैंने इसको स्वीकार किया है सर। धन्यवाद। और हमारे बीच में है जस्टिस संजय चतुर्वेदी जी। आप आए और अपना थोड़ा परिचय दें ज्योतिष के लिए। जय गणपति जी, सबको नमस्कार। मेरा चालू नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या है, कुछ प्रॉब्लम है। करीब शायद मेरी आवाज पहुंच रही होगी। पूरी आ रही है। हाँ, तो मैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हूँ, यहाँ अलकापुरी ग्वालियर में रहता हूँ। और मेरे मन में कुछ जिज्ञासा थी, रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ नया सीखूं, नया करूं। आदरणीय गुरुजी से मेरा बहुत पुराना परिचय है, और एक दिन ऐसे ही सानिध्य में मेरी चर्चा हुई उनसे। उन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया। मैं नहीं कह सकता कि मैं कितना सीखूंगा, परंतु मैं प्रयास पूरा करूंगा। और बस मेरे को नई जर्नी है। आप सब लोगों से मेरा संपर्क हुआ, मुलाकात हुई, अच्छा लगा, और आशा है मैं मेहनत करके सीख जाऊंगा। बिल्कुल, हम पूरी तरह प्रयास करेंगे कि आप सीख जाएं। और आगे हमें दिख रहे हैं सीमा गर्ग, जो हमारी प्रवीण कर चुकी है। सीमा जी, आप आए, बताएं अपने बारे में। जय गणपति के गुरु जी। जय गणपति की सभी को।
मैं प्रवीण 2 की स्टूडेंट हूँ और अभी मैंने प्रवीण 1 कंप्लीट किया है। मैं पुणे में हूँ और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंक में वर्किंग हूँ। ज्योतिष में मेरा इंटरेस्ट काफ़ी था, इसलिए मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी। आईकास में जर्नी मैंने जनवरी में स्टार्ट करी थी और अभी तक का जो सफ़र रहा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जितने इंटरेस्ट से आप लोगों ने हमें पढ़ाया, गाइड किया, उतना ही इंटरेस्ट हमको पढ़ने में भी आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आगे की जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। तो बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। बहुत बढ़िया, हम प्रयास करेंगे कि आगे भी आपके लिए हैप्पी रहे, अच्छा रहे। और आगे हमारे शालिनी चतुर्वेदी जी हैं, आप आए और अपना परिचय दें। मेरे ख्याल से यूके से है ना आप, शालिनी जी? जी, जी बताएं। सभी को नमस्कार। मैं शालिनी चतुर्वेदी, मैं हूँ ग्वालियर से ही, बट मैं एक अराउंड 15 इयर्स आई वाज इन पुणे, पुणे रही हूँ मैं नौकरी के परिप्रेक्ष्य में। मैंने इंजीनियरिंग किया है, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ मैं, और आईटी कंपनी में काम करती हूँ। करंटली आई एम वर्किंग विद कॉग्निजेंट यूके as a program test manager, and same like everyone. Sorry, I continuously switching on English. मैं सभी की तरह मेरा भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ काफ़ी अच्छे नहीं रहे, और काफ़ी कुछ परेशानियों का फेस हुआ है पिछले कुछ पास्ट में। तो मेरी जानने की जिज्ञासा रही, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हुआ? जब मैं सही थी तो सारी चीज़ें गलत कैसे हो गई? सब कुछ हो गया, फिर में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई। काफ़ी दिनों से मैं काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देख के कुछ-कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ, बट इट इज़ नॉट ऑर्गनाइज़्ड। जो भी हमको ऑनलाइन मिलता है मटीरियल, इट इज़ डेफिनिटली नॉट ऑर्गनाइज़्ड, एंड आई रियली नीड टू नो दिस साइंस। पढ़ने में मैं काफ़ी अच्छी रही हूँ। मेरा हमेशा से एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट था, बट कभी मौका नहीं मिला, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरफ मुड़ूँगी। बट मैंने अभी न्यूमरोलॉजी सीखी है, अरविंद सूद की क्लासेस लेके। ही इज़ अ फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट इन इंडिया। और थोड़ा बहुत वैदिक एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने की कोशिश की है, बट अभी लगा कि नहीं, ऑर्गेनाइज़ वे में सीखना चाहिए। जानना चाहती हूँ व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट, हाउ हूएवर इज़ टेलिंग। जैसे हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, तो सब लोग अलग-अलग बताते हैं, कोई भी एक जैसी चीज़ नहीं बताता है। तो पहले तो ये समझना कि क्या लॉजिक होता है उनके पीछे, और कैसे हम डिस्कवर कर सकते हैं। इतना तो मुझे समझ में आया है बहुत लोगों से बात करके कि हमारी जो कुंडली होती है वो हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट होती है, बट उसको सही तरीके से रीड कैसे करना है, तो वो सीखना चाहती हूँ। उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? हम कुछ बदल नहीं सकते, बट कैसे हम खुद को अवेकन कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ के पाथ को डिसाइड कर सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कैसे चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है, अगर अवॉइडेबल है तो कैसे अवॉइड किया जा सकता है, ये सब जानने की कोशिश है मेरी। आपका मुझे परिचय मिला है मेरे जीजाजी से, लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी, जो ग्वालियर में ही हैं। उन्होंने उन्होंने आपसे आपसे सीखा है, और उन्हीं से मैंने आपसे आपका कांटेक्ट लिया है, और अब मैं आप सबको ज्वाइन कर लिया है मैंने, एंड आई विश आई विल लर्न बेटर, एंड आई हेल्प पीपल वेयरएवर आई कैन। बिल्कुल, हम आपकी सारी जिज्ञासाओं को समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे बीच में हैं शेखर शुक्ला जी, डॉक्टर शेखर शुक्ला जी, आप आए बताएं अपने बारे में। आचार्य जी प्रणाम। हरे कृष्ण। आचार्य जी, मैं इंदौर में रहता हूँ अभी, और टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। मैं IIM इंदौर में प्रोफेसर के एस कार्यरत हूँ, और ज्योतिष को सीखने का मैंने पहले भी प्रयास किया, आपको मैंने बताया भी था ये। और वैसे तो मैं खुद भी ज्योतिष के विषय में अलग अलग किताबों से पढ़ता रहता हूँ और समझने का प्रयास करता हूँ, परंतु क्योंकि मैं खुद शिक्षक हूँ तो मुझे पता है कि सिस्टमैटिक को सीखना हमेशा अच्छा होता है, और वो भी परंपरा में और गुरुओं के माध्यम से सीखना और भी बहुत ज़्यादा तो मैं ध्येय से यहाँ पर आ रहा हूँ। और ज्योतिष का मेरे जीवन में एक ही मूल है कि लोगों में आध्यात्मिक जागृति की सेवा की दृष्टि से मैं इसे सीखना चाहता हूँ, कि और लोगों के जीवन में इसको आप धन्यवाद। हम प्रयास करेंगे कि आप इस वर्ष जो इस सत्र में आप आए तो आप अपना अध्यापन कंटिन्यू कर सकें, कोई बाधा आपको ना आए, और जो भी आप जैसे भी जिस विधि भी आप पढ़ना चाहते हैं उस विधि आपको हम पूरे उपक्रम उपलब्ध करा सकें। और इसी क्रम में हमारे पास जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं सिमरन सोनी,
तो वो अपने बारे में बताएं कि पिछले 6 महीने का अनुभव कैसा था। जय गणपति। सिमरन जी आवाज नहीं आ रही। ओके, किसी कारण सिमरन जी का कनेक्शन। सिमरन जी आप बोल पा रही हैं? जय गणपति की सर, जय गणपति की सभी को। मैं प्रवीण 2 की छात्रा हूँ अभी, और आईकास ज्वाइन करने से मुझे मैं पहले तो कुछ नहीं जानती थी ज्योतिष के बारे में, लेकिन जितने भी हमारे गुरुजी हैं, जितनी भी मैम है आईकास में, आपको कहीं भी कैसा भी प्लेटफॉर्म मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा कि अगर आप रात के 2 बजे भी उनको मैसेज करके पूछेंगे और आपको रिप्लाई इमीडिएट मिलेगा। तो आईकास बहुत अच्छी संस्था है, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं जीरो से ये तो नहीं कह सकती कि मैं 100% पे आ गई हूँ, लेकिन हाँ, मैं 50-70% में मुझे बहुत नॉलेज हुआ है, और मैं आगे भी इनके साथ कंटिन्यू करूंगी। और ये सभी गुरुजी, मैम, आरती मैम, चतुर्वेदी सर का तो बहुत ही अच्छा पेशेंस है, जो मैथ्स पढ़ाते हैं। हम लोग इतना उनको परेशान करते थे, लेकिन वो इतने प्यार से डील करते हैं। तो आईकास ग्वालियर, बाकी तो मुझे नहीं पता कौन से चैप्टर कैसे हैं, लेकिन आईकास ग्वालियर बहुत अच्छा है, आपको भरपूर हेल्प भी मिलेगी। और मैं तो जीरो से स्टार्ट की हूँ, तो मैं 100% नहीं हूँ, और मैं आगे भी जाना चाहूंगी। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा आईकास के साथ। थैंक यू। धन्यवाद सिमरन जी। स्वाति जी हमारे पुरानी स्टूडेंट रही हैं। आप स्वाति जी अपने बारे में बताएं। स्वाति कोकरेजा। छात्रा हूँ सर, एक्चुअली कैमरा थोड़ा ऑफ चल रहा है, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है सर। मैं प्रवीण फर्स्ट की छात्रा हूँ। अभी मैंने एग्जाम दिया, मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। और रियली जैसा कि सब बता रहे हैं कि है ना, सर को जब भी मैसेज करो, या फिर चतुर्वेदी सर को, चाहे आरती मैम को अपनी पर्सनल इश्यूज भी चाहे बताओ, हमेशा हर एक चीज का सॉल्यूशन मिल जाता है उनको। और मैम ऐसा नहीं है कि एक 5 मिनट बात करके खत्म कर देना, हमेशा पूरा समझा के एंड करती हैं। तो मैम हर एक परेशानी का हल इतना इजीली बता देती है ना, कि है ना, मैं इवन एग्जाम के टाइम पे भी मैम को कॉल किया था कि मैम मेरे को ये इशू है, लेकिन मैम ने मेरा हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। लिटरली इतने अच्छे गुरुजी और इतने अच्छे मैथ पढ़ाने वाले सर और मैम कहीं नहीं मिलेंगे, जो कि हमें इस संस्था में मिला है। और आगे भी मैं कंटिन्यू करूंगी प्रवीण 2 में, और मैं कोशिश करूंगी कि आगे भी अपनी मेरी जर्नी में इस फील्ड में चले। थैंक यू सर। धन्यवाद। हम प्रयास करेंगे कि आपको आगे अच्छे से ले जाएं। और विकास पांडे जी जो हमारे प्रवीण कर चुके हैं। विकास पांडे, कोई बात नहीं। वंदना पांडे जी, मुझे नाम दिख रहा है, वंदना पांडे, क्या आप अपना परिचय दे पाएंगे? ठीक है। हमें अगला नाम दिख रहा है श्वेता। श्वेता के नाम से श्वेता आप जुड़ी हुई हैं, बताएं अपने बारे में। नहीं बोल पा रहे हैं। नीलम गुप्ता, नीता गुप्ता, नीलम जी आप मेरे ख्याल से बरेली से नीलम जी वही है। नीलम जी। जी सर, जय गणपति की सभी को। मैंने जो ग्वालियर चैप्टर जो है पिछले साल ज्वाइन किया था बिशारद में, मैंने प्रवीण दिल्ली से किया था, लेकिन मुझे ग्वालियर चैप्टर ज्वाइन करने के बाद इतना अच्छा लगा। अब मैं यहाँ से कंटिन्यू सब चीज कर रही हूँ, मैं नाड़ी भी कर रही हूँ, मैं वास्तु भी कर रही हूँ। यहाँ पे सभी इतना अच्छा है, ये गुरु और शिष्य नहीं है, ये एक फैमिली है। मेरा मानना तो ये है, ये एक फैमिली है। इतना अच्छा लगता है कि हम सब चीज हमारे को मिलती है, एक भाई, एक बहन, सबका प्यार और सबका साथ। और गुरुजी बहुत मदद करते हैं हर चीज में, विशेष रूप से भारद्वाज सर, चतुर्वेदी सर, रुचि भाटिया जी, साहू मैम ने तो मेरी इतनी हेल्प करी है, मैं बता नहीं सकती। गुरुजी आपको नहीं पता, मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। जिस दिन विवाह का जो मेरा पेपर था, उस दिन मेरा बीपी लो हो गया, और पता नहीं क्यों मैं उस दिन सब ऐसा हो गया इरेज। मुझे यही नहीं पता गुण कैसे मिलाते हैं। आप सोचिए, जो मैं बचपन से करती हुई आ रही थी काम, उस दिन मैं वो भूल गई बिल्कुल।
और मैंने साहू मैम को फोन किया कि मैम आज मेरा बीपी लो है और बीपी हाई हो गया, सॉरी, और मुझे कुछ याद नहीं है। तो मैम बोली कोई नहीं, आप नीलम जी घबराओ नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। और उन्होंने उस दिन मेरी बहुत हेल्प करी और वो बराबर मुझसे बोल रही नीलम जी आपको तो सब आता है, आप क्यों पूछ रही हैं? मैं कहा मैम मुझे कुछ नहीं आ रहा, सब इरेज हो गया। थैंक यू। शिक्षा, अच्छी शिक्षा का काम है छात्र का हौसला वृद्धि करें और जिससे कि छात्र आगे बढ़े। और अच्छा लगा, नीलम जी हमारी एक अच्छी स्टूडेंट्स रही है और आगे भी अभी पढ़ रही है। विशारद तो कर चुकी है लेकिन अभी शायद इस बार नाड़ी है आपका? नहीं सर, वास्तु आचार्य, वास्तु में है। नाड़ी अच्छा, अगले साल। और जुड़े रहिए। और हमारे को अभी शायद परिचय में ज्यादा लोग दिख नहीं रहे, फिर भी एक दो नाम है। सर एक चीज और कहना चाहूंगी, जो अभी आरती जी ने बोला था कि ये यहाँ पे जो हम बनते हैं एक दूसरे के साथ, ये हमारा कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है। तो अभी जो ये बैकुंठी देवी से जो मैम आई हैं, तो मैं बताती हूँ मैंने बैकुंठी देवी से ही बीए किया हुआ है। अच्छा, कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। हाँ मीना जी बैकुंठी देवी से है ना, मैंने वहीं से बीए किया हुआ है। ओके ओके, कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है, चक्र है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ऋणानुबंधन है, इसमें कोई संशय नहीं है। शालिनी जी से भी हम बहुत समय से जुड़े हुए हैं। शालिनी जी के पिताजी के समय पर हम गांधीनगर इनके घर में जाया करते थे। बगल में उनका मिश्रा जी का मकान था, आपको मालूम होगा, प्रहलाद सिंह जी क्या नाम है। तो आपकी मैंने आपको बहुत छोटे में देखा है, आज से 25 साल पहले देखा है आपको। तो चलिए मिलते हैं आगे, हम देखेंगे। मयंक झा मुझे दिख रहे हैं, वो अपना परिचय दें जिससे फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर मयंक झा है उपलब्ध तो बोले, अपने बारे में बताएं। मयंक झा, और जितने भी लोग यहाँ आते हैं अगर अपने बारे में बता देंगे तो हमें पढ़ाना आसान होगा और कि हमें ये लेवल पता चल जाता है कौन किस स्तर का है, जिससे कि हम उनके साथ उसी स्तर पर बात कर सकते हैं। मयंक झा आप आए, बताएं। हाय सभी को, मेरा नाम मयंक झा है और एक्चुअली का कैमरा मेरा काम नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू। आप कहाँ से हैं? मैंने काफ़ी एस्ट्रोलॉजी, जबलपुर एमपी। बताइए। मैंने एस्ट्रोलॉजी एज एन हॉबी स्टार्ट करी थी पिछले 4 साल से। और मैंने काफ़ी बीवी रमन के मैंने काफ़ी बुक्स पढ़े हुए हैं। उनके जो जितने भी उनके डायरीज हैं, उनके जितने भी बुक्स हैं, मैंने काफ़ी पढ़ा। और तब मुझे एक ऐसी चीज़ पता चली कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो बुक्स पढ़ के नहीं सॉल्व होते हैं। आपको एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जैसे गुरु का बकरी होना, D10 को कैसे पढ़ना है, बहुत सारे जैसे हैं चैप्टर्स हैं। तो मैं भी यहाँ पर IAS में यही गाइडेंस लेने आया हूँ ताकि मैं और अच्छे से मैं डीप इसमें एस्ट्रोलॉजी को देखूँ और मैं अपने काफ़ी नक्षत्र को काफ़ी अच्छे से मैं एनालाइज कर पाऊँ। धन्यवाद मयंक जी, आप जुड़िए और आरती जी से कॉन्टेक्ट करिए, वो आपको आगे की कार्रवाई बताएंगी। चलिए आज की क्लास को मैं प्रारंभ करता हूँ। तो क्लास तो खैर वैसे चल ही रही है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमारे को बताया तो है ही नहीं। देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि हम ये बात जान लें कि हम बताते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सामने रिजल्ट सामने है। जो लोग कर चुके हैं वो आपको बता रहे हैं कि हम यहाँ आकर के अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब रही बात ज्योतिष की कि ज्योतिष को क्यों जानना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए और ज्योतिष हमारे जीवन में कैसे काम करता है, तो ज्योतिष कोई बाहर नहीं है, ज्योतिष आपके अंदर समाया हुआ है। प्रत्येक जीव मात्र में ज्योतिष निहित है। हमारा प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि का शयन तक की जो व्यवस्थाएं हैं वो ज्योतिष के माध्यम से ही संचालित होती हैं। बस हम उन्हें देख नहीं पाते, हम उन्हें मैनेज नहीं कर पाते। जैसा कि हमारे शास्त्रों ने पहले से ही वर्णन कर दिया कि हमें कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहाना चाहिए। हमारी नित्य जो क्रिया है वो ज्योतिष के माध्यम से ही बनी है। सूर्य का उदय होना और आपका जागना, ये दोनों ही एक आपस में विज्ञान सम्मत शास्त्र है। अगर आप सूर्योदय से पहले उठ रहे हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी अंतड़ियों को अच्छा रख रहे हैं, आप अपनी पाचन क्रिया को अच्छा रख रहे हैं, आप अपने चेहरे के तेज को अच्छा रख सकते हैं। लेकिन यदि सूर्य के उदय होने के बाद आप 8 बजे उठते हैं, यानी कि आप ज्योतिषीय कार्य में दखल देते हैं और अपने आप को वहीं से पीछे की ओर ले जाते हैं, डिमोशन कर लेते हैं।
तो हमें, क्योंकि अब आपने कहा कि सूर्य से क्यों जोड़ा, तो हमारा जो काल क्रम है वो सूर्य चंद्र पर ही आधारित है। हमारा पूरा ज्योतिष जो है वो सूर्य चंद्र पर ही आधारित है। आज हम ये बात करें कि हम किस संवत में जी रहे हैं, कौन सा हमारा युगाब्द चल रहा है, कौन सा संवत है, कौन सा अयन है, कौन सा ऋतु है, कौन सा मास है, कौन सा पक्ष है, आज कौन सा नक्षत्र है, आज कौन सा योग है, आज कौन सा करण है। तो इन सबके निर्माण में या इन सबके ज्ञात करने में सूर्य चंद्र की ही भूमिका है। अगर आप सूर्य चंद्र की भूमिका को समझ लेंगे तो आप सब कुछ समझ लेंगे। और ज्योतिष इस बात को भी बताता है कि पहले ही मंत्र में ये बात कही गई है कि ब्रह्मा मुरारे त्रिप्रांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अब इस श्लोक को समझना बहुत क्रिटिकल हो रहा है। पहले कह दिया ब्रह्मा मुरारे त्रिप्रांतकारी, यानी ब्रह्मा जी, मुरारी भगवान विष्णु और त्रिप्रांतकारी भगवान शिव, तीनों को प्रणाम कर दिया, तीनों को वंदन कर दिया, क्योंकि ये सृष्टि के आधार, सृष्टि के निर्माता, सृष्टि के नियंत्रता, सब कुछ यही है। और इसके बाद कहा भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। भानु माने सूर्य, शशि माने चंद्रमा, भूमि सुत माने मंगल, बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु। तो सबको नव ग्रहों की श्रेणी में रखा। ये पुराण का मंत्र है। अगर हम इसको एस्ट्रोनॉमी में ले जाएं, एस्ट्रोलॉजी से हटकर एस्ट्रोनॉमी में ले जाएं, तो हमें पता चलता है कि ब्रह्मा मुरारी यानी भगवान जो तीन जो देवताओं के नाम है वो तीन देवता है, वो ग्रह नहीं है। इसके बाद जब हम बात करते हैं सूर्य और चंद्र की, तो वो भी ग्रह नहीं है। क्या आप सब जानते हैं कि सूर्य ग्रह है कि नहीं? तो नवीन छात्र हैं, उनमें से कोई बताएगा कि सूर्य ग्रह है या नहीं है? क्या सूर्य ग्रह है? सर तारा है, तारा। तारा है। मैं नए छात्रों से पूछना चाहूंगा कि क्या सूर्य ग्रह है? शुक्ला जी आप बताएंगे सूर्य ग्रह है क्या? नहीं सर, सूर्य को ग्रह नहीं काउंट करते हुए। हाँ, सूर्य ग्रह नहीं, सूर्य तारा है। तो क्या शालिनी जी आप बताएंगी चंद्रमा ग्रह है? चंद्रमा ग्रह है? अच्छा, आपका माइक कुछ गड़बड़ कर रहा है। कौन बताएगा चंद्रमा ग्रह है कि नहीं? मयंक झा बताएंगे चंद्रमा ग्रह है? नहीं, चंद्रमा ग्रह नहीं है। फिर चंद्रमा क्या है? वो एक हिंदी में नहीं बताएंगे, ये वो एक सैटेलाइट है। आप इंग्लिश में बता सकते हैं। चंद्रमा ग्रह है, सूर्य स्टार है। ये मुझे चंद्रमा ग्रह, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि चंद्रमा ग्रह है। चंद्रमा एक सैटेलाइट है, चंद्रमा उपग्रह है। उपग्रह या हाँ, जो ग्रहों की चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह होते हैं। और जो स्वयं दीप्त होते हैं, जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, वो ग्रह नहीं होते, वो तारे होते हैं, वो स्टार होते हैं। सूर्य के अंदर स्वयं का प्रकाश है और सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित हुआ। तो सूर्य चंद्रमा दोनों प्रकाशित है, इसमें कोई संशय नहीं। जब आप नवग्रहों को पढ़ते हैं तो आपके सामने बात आती है 9 ग्रह, लेकिन ग्रह वो होते हैं जिनके अंदर 5 भौतिक तत्व विद्यमान होते हैं। पंच भौतिक तत्व कौन से हैं? अग्नि बताइए। अग्नि वायु जल, अग्नि वायु जल, आकाश और पृथ्वी। हाँ, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, ये 5 तत्व जिसमें विद्यमान होते हैं,
वो ग्रह होता है, लेकिन उसके अंदर एक चीज की कमी होती है और वो होता है प्रकाश। उसके अंदर क्या नहीं होता? प्रकाश। यानी जो पंच तारा ग्रह है, केवल ग्रह 5 ही हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये 5 ग्रह हैं ओनली। सूर्य तारा है, चंद्रमा उपग्रह है, राहु केतु चंद्रमा के पाठ है अर्थात नोट्स है। उनके पास तो शरीर भी नहीं, पिंड भी नहीं, वो केवल एक क्रॉस है। परिक्रमा करते समय जो क्रॉस लगते हैं 180 डिग्री पर, वो राहु केतु। और ऐसे राहु केतु बहुत सारे हैं। क्योंकि हम अपनी पृथ्वी पर हैं, इसलिए हम अपने पृथ्वी के नोट्स को गिनते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा लगा रहा है और चंद्रमा के माध्यम से जो नोट्स हमारे सामने आते हैं राहु केतु, उनको हम ले रहे हैं। तो आपके सामने केवल 5 ग्रह हैं। अब ग्रहों के अंदर मैंने बताया पंच तत्व, और तब बात कहा शास्त्रों में, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जो ब्रह्मांड में है, जो इन ग्रहों में 5 ग्रहों में है, वो इस भौतिक शरीर में पिंड में है। और ये भौतिक शरीर पिंड कौन सा है? हमारा आपका ये जो शरीर है वो भौतिक पिंड है, ये पार्थिव देह है। इसमें 5 तत्व विद्यमान है, लेकिन इसके अंदर भी एक चीज की कमी है और वो है प्रकाश। जब तक इसमें नारायण का प्रकाश रहता है तब तक ये बोलता है, देखता है, खाता है, पीता है, जागता है, सोता है, अच्छा बुरा सब ठीक करता है। जैसे ही नारायण का प्रकाश इसके अंदर से चला जाता है, ये उस पिंड की तरह, उस ग्रह की तरह अंधकारमय हो जाता है और पड़ा रह जाता है, शिथिल पड़ा रहता है। और इसी प्रकार से हमारे 5 ग्रह अपने स्थान से चल नहीं पाते, अपने स्थान पर अपने प्रभाव को दे नहीं पाते, जब तक कि वो सूर्य की ऊर्जा उनको नहीं मिलती। और सभी सूर्य की ऊर्जा से प्रकाशित है। फर्क इतना है कि जो सूर्य के नजदीकी लेयर में है, उनका प्रकाश, उनके ऊपर प्रकाश ज्यादा है, उनमें एनर्जी ज्यादा है। यदि किसी को एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो वो ज्यादा बोलेगा, ज्यादा काम कर सकेगा, अच्छे बुरे सभी प्रकार के उसके जो लक्षण होंगे वो एनर्जी ज्यादा होने से उसके अंदर ज्यादा हो जाएगा। और इसीलिए नियर बाई सबसे ज्यादा पास में कौन सा ग्रह है सूर्य की, क्या आप बता सकते हैं? बुध ग्रह, मरक्यूरी। मरकरी है, हाँ सब लोग मानते हैं मरकरी है। बिल्कुल। तो आप देखिए सबसे ज्यादा एनर्जिक भी मरकरी है। जो कोई नहीं कर सकता वो मरकरी कर सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। डिसबैलेंस भी मरकरी ही होता है, और आपको उत्थान भी मरकरी देता है और आपको पतन भी मरकरी देता है। अगर बुध जीवन में अच्छा हो जाए तो व्यक्ति को सुखदेव मुनि बना देता है। सुखदेव जी के बारे में जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का व्याख्यान किया, और वो भी ऐसा ही नहीं, काम क्रोध को अपनाया ही नहीं, इस माया में वो पड़े ही नहीं। जो 5 वर्ष से कम का बाल अबोध होता है वो भी नहीं जानता काम क्रोध। छोटे बच्चे होते हैं, अब ठीक है कि हमारी जो सिस्टम रहने का अलग हो गया है, नहीं तो जो हमारी पुरानी जनरेशन थी जिसमें छोटे बच्चे हुआ करते थे, वो अपने शरीर पर क्या पहना है, कैसे खा रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, कैसे मिट्टी में लौट रहे हैं, कुछ संज्ञान नहीं होता। सुखदेव मणि की तरह बस ब्रह्म की उसमें रहते थे। इसलिए हमारे यहाँ 5 वर्ष तक के बच्चों को अबोध बना बुध है। लेकिन जैसे जैसे बुध बढ़ता है और जैसे जैसे बुध सूर्य से
दूर हो जाता है और अन्य ग्रहों के सानिध्य में आ जाता है। राहु, केतु, शनि, शुक्र, इनका संपर्क इसको जब ज्यादा मिल जाता है, ये आपको डुबो देता है। ये आपके जीवन में ऐसी हलचलें पैदा कर देता है कि अगर कई बार तो जीवन में ये सोचता है व्यक्ति कि मैंने ये काम तो किया ही नहीं था, इसका अपराध मेरे नाम से कैसे सिद्ध हो गया, इसका भागी प्रतिभागी मैं कैसे बन गया। तो हमारे संत नारद जी एक ही बात कहते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो, अच्छों का संग करो। अगर आप गुरु के साथ बैठोगे तो आप भी बदनाम हो। जब बुध, राहु, केतु, शनि के साथ संगत करता है तो भले ही वो उनके साथ उनके जैसा व्यवहार न करे, लेकिन उनकी टीम में बैठने मात्र से उसके ऊपर आरोप सिद्ध होने लगते हैं। और जीवन में अगर किसी को सबसे ज्यादा तनाव हुआ हो, सबसे ज्यादा यदि फ्रस्ट्रेशन आया हो, सबसे ज्यादा उसके ऊपर आरोप, एलिगेशन, झूठे या सच्चे जैसे भी हो, या अचानक अनायास जो उसने करने की इच्छा नहीं थी और उसने हत्या हो गई, लेकिन उसने नहीं करी, केवल उसका तो कहीं से एक उसके गाड़ी से पत्थर उड़ा और उड़ करके दूसरे के खोपड़ी में पड़ा और वो मर गया और जेल चला गया। ऐसे किस्से हैं, जब हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको हकीकत। तब आप सोचोगे क्या हुआ, उसने तो किया नहीं लेकिन फिर भी वो फंस गया। बस यही है बोलते। तो बहुत नजदीक में होने के परिणाम अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो सबसे पहले एनर्जी मिली बुध को, बुध के बाद एनर्जी किसको मिलती है? वीनस, शुक्र को। शुक्र को। अब देखिए, कभी भी आप अग्नि के बहुत ज्यादा समीप पहुंच जाएं तो आप थोड़े से सामने हो जाएं। और इसलिए बुध का कलर कैसा है? ग्रीन। ग्रीन। हरा है। एक्चुअल में बुध पीला है, लेकिन सूर्य के बहुत नजदीक होने से वो हरा हो गया। मूंग की दाल आप देखिए ऊपर से छिलका से वैसा हो गया। उसके चेहरे पर सूर्य की गर्मी से पपड़ी पड़ गई। जब भी हम लोग बहुत ज्यादा गर्मी में धूप में घूमते हैं तो चेहरा काला पड़ जाता है। लेकिन शुक्र थोड़ा सा दूर है, शुक्र पर एक्चुअल एनर्जी आ रही है और इसलिए शुक्र एकदम चमकता हुआ आ रहा है। जितनी एनर्जी शुक्र को चाहिए उतनी आ रही है और इसलिए सबसे ज्यादा लग्जरी, सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा स्मार्ट, सबसे ज्यादा टेक्निकली ज्ञान वाला व्यक्ति यदि कोई है, कोई ग्रह है, तो वो है शुक्र। क्योंकि शुक्र को सूर्य से वो एनर्जी मिल रही है जो चाहिए, जो एक्चुअल होनी चाहिए। क्योंकि हर बात में ये बात कही गई है कि अगर कोई भी विषय वस्तु अनुपात में हो तो वो अच्छा काम करती है। कोई भी दवा एक निश्चित अनुपात में हो तो अच्छा काम करती है। अति सर्वत्र वर्जयी, अति हो जाए तो वो खराब हो जाती है और ना मिले तो भी खराब हो जाती है। आप शुक्र के आगे गए तो आपको कौन सा ग्रह मिला? पृथ्वी। पृथ्वी। तो पृथ्वी पर हम रहते हैं। पृथ्वी अर्थात आपको ये बात मान लेना चाहिए कि पृथ्वी ग्रह है। पृथ्वी भी एक ग्रह है, लेकिन हम पृथ्वी को ग्रह न मानते हुए चंद्रमा को ग्रह मानते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के चक्कर लगा। चंद्रमा उपग्रह और पृथ्वी हम ही हैं, क्योंकि पृथ्वी से हमारा तात्पर्य जुड़ा हुआ है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में है, जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो जब पृथ्वी के चक्कर चंद्रमा लगाता है तो पृथ्वी के ऊपर हलचल होती है, पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है, पूरी पृथ्वी पर कभी कभी समुद्र उछाल मारता है, कभी कभी पृथ्वी पर समुद्र एकदम शांत हो जाता है। और वैसे ही 15-15 दिन के अंदर हमारे मन में भी कभी कभी बहुत उछाल आता है, तो कभी कभी बहुत ज्यादा शांति आती है, कभी हम बहुत हो जाते हैं, कभी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ नहीं है, हमारे चारों तरफ भी वह चंद्रमा चक्कर लगा।
चंद्रमा का एक राउंड 12 राशियों में बचकर 28.5 दिन में वो जब पूरा करता है 28 दिन में, तो वही 27-28 दिन का सर्कल हमें अच्छा और बुरा, क्योंकि चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा मनसो जात यानी चंद्रमा सबसे पहले मन के ऊपर प्रभाव डालता है। चक्षु सूर्यो जायते, नेत्रों पर सूर्य का प्रभाव। तो आपके जो मन है हर दिन जो चेंज हो रहा है, हर 2-4 दिन में 15 दिन में आपके मन में जो चेंज आ रहा है, कभी लोग आप बहुत ज्यादा क्राइम होते हैं, रोने लगते हैं, किसी को नहीं पाते होते हैं, क्योंकि उस समय चंद्रमा घिर जाता है। आपके साथ तो अशुभता होती ही होती है, आपके जन्म काल के साथ संग में उसको दूसरे पाप ग्रह भी संगत दे देते हैं, जो कि राहु केतु शनि जिनका नाम है। ऐसा नहीं है कि राहु केतु शनि अच्छे फल नहीं देते होंगे, लेकिन नेचर जिसका जैसा है, अगर खराब नेचर वाले ग्रह हैं तो खराब परिणाम ज्यादा देंगे। हालांकि ये कहा गया है कि बैरिकेड्स अच्छे होते हैं। जिंदगी में जितनी खराबियां आए, जिंदगी में जितनी भी मुसीबतें आए, वो आपको कुछ नया सिखा के जाती हैं, और इसलिए और तो और जो मुसीबतें हैं वो भगवान से मिला के जाती हैं। इसलिए कुंती ने हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना की। भगवान वासुदेव कृष्ण ने कहा, हे बुआ, तुम सबने सब कुछ मांग लिया, तुम भी मुझसे कुछ मांग लो। तो कहती है कि हे कृष्ण, मुझे सदैव विपत्ति देना। तुमने क्या मांगा भगवान? लोग अच्छी चीज मांगते हैं मुझसे, तुमने विपत्ति मांगी। उन्होंने कहा विपत्ति के तुम सखा हो। आज जब इतने सब वर्षों तक मेरे पास जब विपदा रही तो तुम मेरे साथ थे, अगर विपदा चली जाएगी तो मुझे तुम्हारी याद आए ना आए न मालूम, तुम भी हमारे साथ होगे कि नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं ज्योतिष की, और ज्योतिष के अंतर्गत हम इन बातों को और आगे भी ले जाएंगे। जब मैं राहु के की बात कर रहा हूँ, मैं मोनिका मल्होत्रा जी उपस्थित है क्या? मोनिका जी? जी गुरु जी। जी गुरु तो जी। आप अपनी स्लाइड को चला पाएंगी, यहाँ से चलाना है? सर आप चला दीजिए स्लाइड। तो मोनिका जी ने राहु के ऊपर एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, और मैं चाहूंगा कि मोनिका जी आए और अपना राहु पर प्रेजेंटेशन दें। मोनिका मल्होत्रा। आप बोलना चालू करें जब तक लगा रहा हूं। हाँ जी। Good evening, respected mentors and dear fellow learners. I, Monica Malhotra, am grateful for the opportunity to present on one of the most interesting planet in Vedic astrology, Rahu. This presentation will explore mythological origin, astronomical status, astrological role and significance in the birth chart. So, first of all, we know that the Rahu is a shadow planet. It is called shadow planet because it causes the eclipse of sun and moon. So during the lunar days of Amavasya and Purnima, when the moon is near the nodes, near the Rahu and Ketu, it causes the eclipse. Hence, it is called as a shadow planet. Rahu is the north node of the moon. The north node of the moon is that when the nodes are the point of intersection of the moon's orbit with the intersection of the ecliptic, the path of the sun. So these 2 points are called as the North Pole and the South Pole. The North Node is called as the Rahu. So Rahu is not a physical planet. It's not seen in the space, but it's just a mathematical point, the point of intersection that I have told you. And in the presentation, we can see it just started. सर मैं यहाँ से प्रेजेंट करूँ क्या? हाँ आ रहा होगा। हाँ जी आ गया।
स्लो मत कर रहा है। So it's a so the आप Rahu does इसको not have any स्लाइड मोड पे ले लीजिए प्लीज, स्लाइड मोड पे ले लीजिए प्लीज। जी स्लाइड मोड आ नहीं रहा है तो कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं सर, रहने दीजिए, टाइम वेस्ट होगा। मैंने उसको बड़ा कर लिया स्क्रीन पे अपना। So the Rahu does not have any physical body. It's only a mathematical point. And सर इसमें एक वीडियो है, अगर वीडियो लग पाए YouTube की। इसमें वीडियो है? हाँ जी, ये वाला? सर ये जो वीडियो है लिंक है, तो एक्सप्लेन करने के लिए कि ये नोड्स कैसे बनते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द इक्लिप्टिक एंड द पाथ ऑफ द मून। कोशिश करते हैं लग जाएगा तो वीडियो फिर आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। हाँ जी, आप अपना शेयर कर सकते हैं। मैं इसका स्टॉप कर दूं? आपके शेयर का ऑप्शन आ रहा है? सर ठीक है, कोई नहीं, आप रहने दीजिए वीडियो, फिर बाद में दिखा देंगे। So it causes in this diagram you can see that it's the path of the sun, path of the moon, and the path of the earth. So the point where these two paths are intersecting, it's called the node. That is the north node and the south, the north node and the south node. The north node is called the Rahu. So it doesn't have any physical body. It's just a mathematical point, but still it has got a great influence on our life. Now, the Rahu is called as the Asura. It is a tamasic Asura because it creates a lot of confusion and difficulties in any aspect of individual life that he governs. And in the picture, you can see that Rahu has got only the head. It is the head of the demon Swan Bhanu, and so it doesn't have a body. The body is of a serpent. So it's never satisfied, and it is always looking for the next level. Now we will see that according to Parashara, the deity is Adhishisha, and according to the Lal Kitab, Rahu represents Bhairava, and he is of thievish disposition and an outcast and a foreigner. He is malefic, feminine, black in complexion, tall and dirty according to Faldipika. Rahu embodies renunciation, corruption and epidemics. His influence governs worldly desire, material craving, ambition, sudden events that can elevate or destroy a person's life. You have seen that it's a dragon head which is looking forward. So it represents the qualities to be developed and work to be done during the present incarnation, seeking to express the qualities belonging to the sign in which Rahu is placed. In contrast to Ketu, which represents the qualities or attributes we have already gained during the past lives. Now, the story of origin of Rahu. It's a mythological background. Like Rahu originated during the churning of the cosmic ocean Samudra Manthan, when the god and the demons sought the nectar of immortality. The demon Swan Bhanu disguised himself as a god to drink the nectar, but the sun and moon noticed and alerted Lord Vishnu, who severed Swan Bhanu's head with his Sudarshan Chakra. However, having tasted the nectar, he became immortal. So Lord Vishnu severed his head, and head became the Rahu, and the body became Ketu. Therefore, Rahu have a grudge against sun and moon, and it is believed to cause eclipse by swallowing them. That is, whenever the moon is near the nodes, near the Rahu and Ketu, eclipse happen during the Amavat or Purnima days. So when the moon is near the Rahu, it causes the solar eclipse, and when it is near Ketu, it causes the lunar eclipse. Sir, Guruji, next slide कर दीजिए.
Now some astrological attributes of Rahu. It has got element of Vayu, therefore it is restless, expansive and without boundaries. Guna is tamasic, gender is female, direction is southwest, Naritikona, metal is lead, gemstone is bromate, hethonite, clothing is old garments, multicolored garments, nature is shadow planet without any physical body, lifespan is 100 years, which is same as Saturn. Symbolism is obsession, desire, illusion, boundaryless, worldly entanglement, foreigners and unconventional careers and pathways in our life. Vedic numerology number is 4. Its color is smoky gray, dark blue or black. In planetary cabinet, it is army. Now the places ruled by Rahu are forest, top of the hill, corners of house, anthills, dark holes occupied by serpent. Part of the body ruled is skin and blood. In skin it causes leprosy, blood causes blood poisoning. So some of the diseases are cholera, smallpox, leprosy, itches, blood poisoning, malaria, plague, palpitation of heart, aberration of mind, danger from poisoning, pain in legs. The Rahu represents Buddhists, foreigners, snake catchers, ram, an ass, camel, wolf, a serpent placed enveloped in darkness, according to Paldipika. Now, cereal is urad dal, that is the black urad dal, black gram. Sir Karka is maternal grandmother and paternal grandfather. So, increase, it signifies sal tree. Now, Rahu owns 3 nakshatra, Adra, Swati and Shatabhisha, and it has got 18 years of Mahadasha. And the planetary relationship of Rahu, it is friendly to Saturn, Venus and Mercury, and it is neutral to Mars according to Paldipika. It acts like a Saturn. Now some point of excitation and own sign and moon trikon sign for Rahu according to Uttara Kalamrit, BPHS and Sarvat Chintamani. Exaltation point is Taurus. Own sign is Aquarius like Saturn, and moon trikon is Gemini. But according to Jatak Parijat, its exaltation point is Mithun, moon trikon is Kumbh, and own sign is Kanya. Now we will see the result of the next slide. So this is the planetary relationship. Now the Rahu movement and its astronomical aspects that we have already told, like Rahu and Ketu are the nodes of moon, and when moon crosses the ecliptic, when going from south to north, it is the ascending node of the moon, which is called Rahu. The latitude of the moon here is 0. Rahu and Ketu are not physical planets, they are Chaya Graha, because at these points the sun and moon get eclipsed on Purnima and Amavasya respectively. Rahu eclipses the sun and moon. When moon is near the nodes, lunar days of Purnima and Amavasya are ending, solar and lunar eclipse take place. The Rahu is always in retrograde and stays in one Rashi for 1.5 years, around 18 months. It has a daily motion of 3 minutes and completes a one revolution in 18 years, 220 days. So the retrograde motion is at the average rate of 19.36 degrees each year. Rahu can never be combust because it's a mathematical point, though it causes eclipse of sun and moon. Now, it's a next kar dijiye. Now, aspect of Rahu. As per Venkateshwar, Rahu has got full aspect on 7th house only. But according to the other eminent astrologer, they take Rahu 5th, 7th, 9th, 12th as full aspect, 4th and 8th as 3/4, and 3 and 10th as 1/4. Now we'll see the result of Rahu in different houses according to Paldipika chapter 8. So in the first house, the native will be short-lived, wealthy and strong, suffer from diseases in the face and head. In the second house, it is insincere in speech, double meaning words, harsh speech, diseases of the mouth and face, tender-hearted, angry disposition, gain through royal beneficence. The third house, which is considered a good house for Rahu, proud, but it is inimical to sibling, wealthy, long-lived and strong-lived. In fourth house, short lifespan and seldom happy. In the fifth house, nasal tone in speech, childless, hard-hearted and pain in stomach. Sixth house is troubled by enemies, obsessed by malefic planets, wealthy and long-lived. Seventh house, independent but squander money on women, becomes a widower and impotent. Eighth house, it is causes miserable, native being miserable, few children and impure action. Eighth house is not considered good for Rahu. Ninth house,
harsh speech, unrighteous action, becomes the head of the city or village, disrespect to guru and father, and foreign travel. Then 10th house, limited issues, work for others, and fearless and famous, ambitious, successful through unusual career path, but lack ethics. It is 10th house is also considered good house for Rahu. 11th house, it is wealthy and long-lived, and it is materialistic gain, large network, and greedy for success. The 11th house is also good for Rahu. Then 12th house, surrender money, indulges in sinful deeds, and suffer from dropsy, obsession with foreign land, spiritual confusion, and secret enemies. 8th and 12th are not considered as good for Rahu. Now the result of the Rahu Dasha. Now, in the Rahu Dasha, according to Laghu Parashari, the planet gives the result according to the house in which it is located and also according to the sign of the Lord. Like if it is located in Scorpio, then we have to see the condition of the Mars. If the Mars is debilitated, then the Rahu will also get affected by the debilitated Mars. So, and also the third thing, the Rahu shares the result of the planet with which it is associated in the house. So according to Laghu Parashari, it is neutral in Kendra and 2nd and 12th, but it is benefic in Trikon 1, 5 and 9 and considered malefic in 3, 6 and 11. 8 is considered bad for Rahu. Now, how does Rahu become a Yoga Karak? If Rahu is positioned in the square and it is associated with the Lord of the Trine or with the Lord of the Kendra, it will become Yoga Karak. Also, if it is positioned in Trikon in 1, 5, 9, with the Lord of the Trine, it becomes full auspicious. And Rahu, if it is in the Trikon like in 5 and 9, it will give the result equal to the Lord of these houses. But if it is positioned in 3, 6, 11 and 2nd and 7, then it will become full markage. Now, result of Rahu Mahadasha according to BPHS. So, next slide. Next slide. So according to Parashar, Taurus is a sign of exaltation of Rahu, Taurus. Moon Trikon is Gemini and own sign is Aquarius. According to Parashar, result of Mahadasha of Rahu will be favorable if it is exalted, if it is in Mool Trikon, if it is a Yoga Karak, if it is in the Lord of Kendra or Trikon, if it is in the 11th house. And unfavorable result if it is in the 8th and 12th house and also if it is in debilitation. Now, according to the different classics in astrology like Mangasari, the results are considered good in 1st, 2nd, 3rd, 6th, 8th, 10th and 11th houses. According to Jatak Brahman, the good periods in and Bhav are 1, 3, 6, 11. The next 30. According to Lagha Parashar, the good houses, the benefic houses are 1, 5, 9. According to Vidya Parashar Hora Shastra, the good houses are 1, 4, 7 like Kendra, Trikon and 11. According to Sarvat Chintamani, the good houses which give good result of Rahu are 3, 10 and 11. In Fal Deepika, houses 3, 4, 5, 10 and 11 is considered good for result of Rahu. And according to Uttara Kalamrit by Kalidas, houses like 1, 3, 4, 10, 11 is considered good. So there is difference in opinion regarding result of Rahu in different houses in different classics in astrology. Hence, if we compare all the above classics on the common ground, the most common houses where the result of Rahu result good is seen. The good result of Rahu is seen is most commonly in 1, 3, 10, 11. So next कर दीजिए. हाँ, 1 यही रहने दीजिए. 1, 3 सर वही रहने दीजिए. 1, 3, 10, 11 and then 5, 6 and 9. And Rashis, if we stay on the common ground, the best result, good and mixed result are seen in Taurus, Gemini, Virgo, Aquarius, and Pisces. So like in the 50 houses, it gives good result. Now, effect of Rahu conjunct with the other planets. So next, result of the Rahu when it is in associated with the other planets. Next, like yoga combination, Chandal Yoga, which is formed by Jupiter and Rahu, that is Guru Chandal. So this is causing obstacles and hindrance in life, and maybe due to the curse of a guru or mentor in the past life, leads to immoral behavior and misdeeds. And this will also depend upon the house in which it is associated. Now next is Pitru Dosh. Rahu and Sun in 2nd and 9th house indicate ancestors, curses, sin and suffering, unexplained suffering, loss of progeny, mysterious diseases.
Nandi Yog, Rahu and Saturn. The next कर दीजिए. This is a combination of Rahu and Saturn. So this causes contraindication and frustration in personality, generally due to karmic effects like taking risky decision under karmic pressure, rigidity and orthodoxy. The next is Rahu and Mercury. If it is not in a good position, then economical and social difficulties, impaired common sense and intelligence, weak memory and neurosis. But if it is in a good position, then quick thinking and communication skill and witty. Next is Mars and Rahu, which is Angarak Yoga, which conflict with brother, trait of anger, jealousy, hatred, high body heat, blunt speech, angry personality, act ruthlessly and lacking sensitivity. And Kal, Sarp, Push, Ataf, when all the 7 planets are positioned between Rahu Ketu axis. This yoga creates obstacles, hindrance, and difficulties in native life. It may person industrious, hardworking, self-aware though. It may help the native rise to the top position in their field if supported by other auspicious yoga. The native may face betrayal by trusted friends and relatives. Next is the Brahman Yoga eclipse. When Rahu is with Sun and Moon, it leads to unstable mentality, phobias, and even psychosis. Sun with Rahu may cause trouble with government officials, litigation, and loss of profession and prestige. Then Rahu and Venus. Rahu is a friend of Venus. Hence, sometimes it is favorable, also known as Lampat Yoga, indicative of indulgence in sensual pleasures, which is a bad effect. Then this conjunction gives good result if it occurs in 1, 4, 10, and 11 of the horoscope. Then the native will be rich, attractive, and will live a lavish life. The next study. Now Rahu type. So this is an inauspicious time, and we have to avoid any auspicious work during this time, or to start any work should be avoided. And there is a mnemonic: mother saw father wearing the turban to remember it, and it starts. It lasts for 1.5 hours each day, and it starts on Monday from 7:30. And in the chart you can see that Monday from 7:30 to 9, then Saturday from 9 to 10:30 according to the table. So we have this Rahu Kal of 1.5 hours every day. The next one. So according to K.N. Rao research, he stated that if the Rahu is positioned in 3rd or the 11th house, then the native either will be the youngest or the eldest sibling among the siblings. So in this chart, you can see the Rahu is in the 3rd house, and the native was the youngest among his 8 brother and sister. So next, if Rahu in the 11th house, then in this case, she was the eldest of the siblings. Rahu position in the 11th house. The next. So Rahu and location, according to K.N. Rao research, he saw that in this chart you can see that Rahu is with the Mars, and Mars is in exalted position. It is in Capricorn. So, and Mars is the lord of the 5th house. So here Rahu is sitting with the Mars, so it gives the result of the planet with which it is associated. So here in the Antardasha of Rahu, the native became a very good student because of the association of Rahu with the Mars, with the exalted Mars, which is the lord of 5th house. Now remedies for Rahu. The next slide कर दीजिए. So worship Bhairava, recite Kal Bhairav Ashtakam. Now chant the Rahu Beej mantra. Om Brahm Bhrim Bron Sah Rahave Nama 18,000 times in 40 days. Then Rahu Stotra, Ardhikayam, Mahaviryam, Chandraditvam, Vimardhanam, Sihika, Garbh Sambhutam, Tam Rahukam, Pranmaya Mayaham. Now the next is the donate. The next slide कर दीजिए. Donate Urad Dal and observe fast on Saturday. Then perform puja of Bhairava, Shiva and Chandi Puja. Wear 8 Mukhi Rudraksh. The first chapter of Durga Saptashati considered one of the best remedies for Rahu. So here in conclusion, I will say that Rahu is a planet of transformation and illusion, though considerable malefic, but it can bring immense growth also if it is positioned in a good house and with a good planet. Now, understanding Rahu helps decode karmic influences in the chart because it's a karmic planet. So I would like to express my heartfelt thanks to Acharya Prameen ji, Aarti ma'am, Kishore Chaturvedi sir, Divyani ma'am, and entire ICAS Gwalior team for their effort in teaching us astrology.
and for making the concepts clear, and your dedication has made this journey truly enlightening. So thank you all for your attention. I hope this presentation has helped you gain a deeper understanding of Rahu's role in Vedic ethics. Thank you. जय गणपति। जय गणपति, धन्यवाद। किशोर सर। जय गणपति की। जैसा कि आप सभी यहाँ जितने हमारे फैकल्टीगण और पुराने साथी और नए जो ज्वाइन होने वाले हैं सभी मौजूद हैं। देखिए ये जो प्रेजेंटेशन सबसे पहले क्यों किया जा रहा है या क्यों हम प्रेजेंट जब तक आप उसको प्रैक्टिकल के रूप में नहीं करेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। एक ऐसी विद्या है जिसमें प्रैक्टिकल बहुत अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले प्रेजेंट करना कि हम किसी के सामने किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि देखिए इस विद्या में आपको अपने जो आपके क्लाइंट हैं या आपके जो भी परिचित हैं उनके भाव के बारे में जानना, उनको उनके सामने बोलना, ये सब चीजें आना चाहिए। केवल थ्योरी पढ़कर और याद कर कर आप अच्छे ज्योतिषी नहीं बन सकते। तो हमारे यहाँ ये एक सिस्टम है, जैसे ही P1 किया फर्स्ट सेमेस्टर, हम सभी को एग्जाम के बाद एक टॉपिक दे देते हैं। हर स्टूडेंट को एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पर वो अपने स्तर पर जितना उनने पढ़ा है और दूसरी सहायता लेकर या हमसे गाइड कर कर हमसे पूछकर वो अपने स्तर पर इस तरह के प्रेजेंटेशन बनाते हैं और प्रेजेंटेशन के द्वारा अपनी प्रस्तुति देते हैं। तो आज आपने देखा कि मोनिका जी मात्र 6 माह हुए हमारे यहाँ पढ़े हुए और इस 6 माह में उन्होंने कितनी खूबसूरती से इस प्रेजेंटेशन को तैयार किया। लगता नहीं है कि वो P1 की, वो भी केवल P1 की प्रथम सत्र की या प्रथम जो अपना 6 माह है उस कोर्स की विद्यार्थी हैं। आपने उनके प्रेजेंटेशन को भी आप सबने देखा होगा कि एक राहु के बारे में एक बेसिक चीज से लेकर और अंत में उसके उपाय तक, रेमेडीज तक, उसके हिस्टोरिकल रीजन, उसके कुंडली में जितनी भी स्थिति है उनके बारे में, मतलब सब चीज समाहित थी। और हर प्रेजेंटेशन में सबसे बड़ी बात थी कि जो हमारी जितनी भी क्लासिकल हैं उन क्लासिकल का वहां पर कोट किया गया था, क्योंकि जब तक आप जो चीजें पढ़ रहे हैं वो सब क्लासिकल के थ्रू ही हर चीज का विस्तार से बताने का तरीका है और उन्होंने इसका बहुत अच्छा उपयोग किया। तो मैं उनको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया, बहुत अच्छे रूप से मेहनत से उसको जो है कलेक्ट किया, विषय को अच्छी तरह से पढ़ा और अच्छी तरह कोट करके प्रस्तुत किया। तो मैं समझता हूं कि हमारे जितने और साथी हैं जो भी आगे आने वाली हमारी डेमो क्लास में प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, तो उनको भी इस प्रेजेंटेशन से देखने पर जरूर एक नई ऊर्जा और एक नया तरीका पता पड़ेगा कि हम किस तरह से और प्रेजेंटेशन को अच्छी तरह से खूबसूरत रूप से कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का विराम का समय आ गया है। अगली क्लास कल 12 बजे स्टार्ट होगी, जिसकी लिंक आपको दे दी जाएगी। तो उस क्लास में इसी के आगे की स्थिति है उसके बारे में और बाकी सब्जेक्ट के बारे में जो भी आपको बताया जाएगा, डेमो क्लास होगी। उसमें मैं अपेक्षा करता हूं कि जितने आज जुड़े हैं उससे ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास को हम कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर, बिल्कुल बोलना चाहती हूँ। नमस्कार सर। और मेरा परिचय नहीं हुआ, बस मैं परिचय देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे सबके साथ पढ़ना है, तो मुझे लगा ये बहुत जरूरी है कि सबके साथ इंट्रोडक्शन हो जाए, एक हो जाएगा थोड़ा। मैं वीनू मेहंदी दत्ता, मैं ग्वालियर से हूँ और आज से 3-4 साल पहले ही मैंने अपनी छोटी सी जर्नी शुरू करी थी, जहाँ पे मेरे को नहीं मालूम था कि इतना बड़ा सागर है। मैंने टैरो कार्ड शुरू किए थे और वो करते 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 लगा, अरे ऐसा लगा जैसे हम गोते खाते जा रहे हैं और ये कभी खत्म ही नहीं होगा। मुझे एस्ट्रोलॉजी की जिज्ञासा हुई
पर नहीं समझ में आ रहा था कहाँ से करें। बहुत सारे एक्सपर्ट्स को यहाँ पे सुन के मुझे लगता है कि शायद नहीं, यकीनन मैं बहुत सही जगह पे पहुंची हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया ने आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी को इतना बिगाड़ दिया है, इतना तोड़ मोड़ दिया है कि हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे ही मैं भी बहुत सारी जगहों पे छोटे छोटे कोर्स करके आई, पर ऐसा लगता है कि अधर में ही लटकी रह गई। आज मुझे यकीन हुआ है सबकी बात सुनने के बाद कि शायद ये सही जगह है और शायद मैं सही जगह पे पहुंची हूँ और अब सारी जिज्ञासा खत्म होगी। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी बात कही है, और इस बात को हम पिछली कई अपने जितने भी हमारे सेमिनार और हमारे यहाँ क्लासेस होती हैं, इस बात पर जरूर जोर देते हैं, जो आपने याद दिलाई इस बात का, कि आज वास्तव में सोशल मीडिया में, खासतौर पर यूट्यूब में और दूसरे प्लेटफॉर्म में इसको एक मजाक बना लिया है, एस्ट्रोलॉजी को एक मजाक सा बना लिया है। कोई जितना सा ज्ञान नहीं है और इतनी बातें करते हैं कि जैसे बहुत कुछ सही बता रहे हैं और उसका कोई आधार नहीं है। लेकिन हम इस बात ठीक कह रहे हैं सर। आज मैंने पहली बार सुना कि सूर्य एक तारा है। मुझे तो आज तक यही पढ़ाया गया था कि 9 ग्रह होते हैं, और आई सर मैंने जब ये सुना तो मुझे लगा कि इतने बड़े बड़े लोगों से मैंने पढ़ लिया पर किसी ने बोला ही नहीं कि तारा है। ये तो आज पहली बार सुना मैंने। तो मुझे लगता है कि हाँ, इसको तोड़ने मोड़ने की जगह से हटके मैं अब शायद सही जगह पे पहुंची हूँ, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि हम साइंटिफिक मैनर्स में और साइंटिफिक तरीके से पढ़ाने वाली संस्था है, और हम चाहते भी यही है कि हम उसको सही तरीके से सही रूप में पढ़ाने की कोशिश करें। जी थैंक यू। चलिए, वेलकम, आपका स्वागत है। और कोई रह गया हो अपना परिचय देने के लिए तो पूछ लीजिए। हाँ, कोई और अगर रह गए हो, साथ ही शायद लेट ज्वाइन किया हो, तो स्वागत है, आप अपना परिचय दें। जय गणपति सभी को सर। मैं जरा लेट हो गई। हाँ जी जी। हाँ सर, पता नहीं ये स्क्रीन काम नहीं कर रहा है मेरा। बोल दीजिए। आदरणीय गुरुओं को सादर प्रणाम। मैं शोभा साहू डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। मैंने MBA किया हुआ है और अभी फिलहाल मैं गृहिणी हूँ। मैंने प्रवीण 1 की अभी परीक्षा दी है। यहाँ का अनुभव मेरा बहुत ही अच्छा है। यहाँ एडमिशन लेकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यहाँ के फैकल्टी बहुत विद्वान, नॉलेजेबल, सपोर्टिव और कोऑपरेटिव हैं। मुझे यहाँ एक लर्निंग के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला, और हर एक स्टूडेंट को पॉसिबल जो मदद मिलती है यहाँ पे, हम लोग काफी अपना नॉलेज एनहेंस कर सकते हैं। सर मुझे इतना ही बोलना था, धन्यवाद। थैंक यू। शालिनी जी कुछ बोलना चाहती है क्या? सर कल की क्लास कितने बजे है? 12 PM IST 12 नून। हाँ जी 12 नून। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? आप क्या? नहीं, सुबह होगी 7:30। ओके। बाकी किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, हम कल मिलते हैं। हाँ शुक्ला जी क्या बोल रहे हैं, आप बताइए। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, मेरी उसी समय पे क्लास है, तो आई थिंक अगर इसके कंटिन्यूएशन में रहेगी तो क्या मतलब रिकॉर्ड करेंगे या मेरा कुछ ऐसा लॉस तो नहीं होगा कल के सेशन में? देखिए अभी रिकॉर्डिंग तो हमारी हर क्लास की होती है, और अभी जो क्लासें हैं वो बहुत ज़्यादा आपका लॉस तो नहीं होगा, फिर भी हम आपको रिकॉर्डिंग देंगे, क्योंकि ये शुरुआती क्लासें हैं। इनमें हम आपके साथ बातचीत भी करते हैं, संग संग थोड़ा ज्योतिष का आधार बताते हैं। जैसे कि मैंने आज कुछ बातें ऐसी बताई आपको जो ज्योतिष का आधार है, ऐसी आधार वाली बातें बताते हैं। हमारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चालू होगा वो अभी नेक्स्ट सैटरडे संडे के बाद चालू होगा, जो सिलेबस से जुड़ा रहेगा। लेकिन सिलेबस से हट के पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको आधार नहीं मालूम, जब तक आपको बेस नहीं मालूम, जब तक आपको उसकी दैविक जो विद्या है उसका रहस्य नहीं मालूम, तब तक आप इस विषय को समझ नहीं पाएंगे। लोग ऊपर से समझ रहे हैं, लेकिन उसके जो वेदांत में जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में तो ज्योतिष का पूरा एक अध्याय ही आया हुआ है, जो आपने कभी स्कंद, 3रा स्कंद अगर आप पढ़ें तो पूरा ज्योतिष में समाया हुआ है, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ऐसी चीज़ें होंगी। तो मेरी क्लासों में विशेष करके मैं अभी शुरुआती क्लासों में यही सब चीज़ें आपको दूंगा, और आप सभी के लिए कोशिश करेंगे कि हमारी हर क्लास रिकॉर्ड हो और आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके ग्रुप में भेजी जाएगी। जय गणपति। और किसी में क्वेश्चन है कोई? ठीक है, सर्वे भवन्तु करते हैं, आज की क्लास करते हैं।
करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा